जय हिंद दोस्तों। बिहार फायरमैन 2021 के लिए हम लोग नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। वह प्रैक्टिस सेट हम लोग का अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक्स है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपको बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर करिएगा। प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिया जाएगा। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है यह सेट 1 है। यहाँ पर आपको एक सेट में 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ। ये समान अध्ययन से समान अध्ययन। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इसका रिव्यू कर दिया है, आप रिव्यू जाकर देख लीजिए और परचेज कर सकते हैं। यदि अन्यथा नहीं तो इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो ये जो ग्रैमी अवार्ड है आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है जो ग्रैमी अवार्ड है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण यान मिशन चंद्रयान 2 मिशन में उपयोग किया गया था। तो ये चंद्रयान मिशन 2 में उपयोग किया गया था GSLV MK यहाँ पर 3, ये जो है यही उपयोग किया गया था। आपका राइट आंसर ये हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा चंद्रयान मिशन 2 का। तो इसका जो प्रक्षेपण है यह 22 जुलाई 2019 को किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को किया गया था। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग का निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। ठीक, किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो यह बनाया गया है रूस के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर है कि किन भारतीय राज्यों में से जो कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा यहाँ पर जो नहीं गुजरती है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश से होकर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, हम लोग बात करते हैं कौन कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 5वां नंबर है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो आर्मेनिया का मुद्रा जो है वह द्राम है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 21 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसमें जो कथन आपका पहला नंबर ऑप्शन का है यही सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए और 4 और 3 ऑप्शन है तो वो पहला ही सही था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। यहाँ पर चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। दूसरा है यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो और यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो सही है तो यहाँ पर आपका जो पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो यह सही बात है कि जो चोल वंश था 13वीं शताब्दी तक यह शासन किया था और ये इस गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है। यह गंगा नदी में नहीं बल्कि यह जो कावेरी नदी घाटी और कोरोमंडल नदियों में यह उत्पन्न हुआ था। ठीक, यहाँ पर चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधों कर्तव्यों का मिलान करना है। मिलान कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला में वजीर है तो ये जो वजीर होता है यह आपका ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वजीर जो होता है
राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता है। और ये जो मुख्य ये दूसरा में है मीर बख्शी, तो ये जो मीर बख्शी होता है सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। और अगला है कि यहाँ पर मीर समन, तो मीर समन जो होता है यह आपका शाही परिवार का प्रभाव होता है। ठीक, शाही परिवार का प्रभावी होता है। और प्रमुख काजी जो है, तो यह प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है, ये प्रमुख काजी। ठीक, चलिए, तो इसका जो मिलान होगा वह मिलान आपका यहाँ पर ऑप्शन सी का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 10वें नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। नमक मार्च आयोजित किया गया था, तो यह अहमदाबाद से दंडी, ये जो नमक मार्च चलाया गया था यह अहमदाबाद से दंडी तक चलाया गया था। ये कब चलाया गया था, तो 6 अप्रैल ये 1930 को नमक ये चलाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणवरी से लिया गया है। ठीक, जिसका अर्थ नमकीन नदी है। तो यहाँ पर जो किसका नाम, यहाँ पर जो लूनी नदी, हाँ बिल्कुल, ये जो लूनी नदी यहाँ पर है इसी का नाम लवणवरी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नमकीन। यहाँ पर लूनी नदी राइट आंसर होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दरा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा पर्वत दरा है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ये जो लीपू लेख दरा है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो केंद्रीय संस्थान स्थित है ये मुंबई में स्थित है। यहाँ पर ये मुंबई में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को आमतौर पर यहाँ पर बीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहता है, उसको बीटी कल्चर कहता है। इसके अंतर्गत बुआई, रोपण, देखरेख और इसके फल उत्पादन के समस्त अध्ययनों को किया जाता है बीटी कल्चर के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 15 नंबर है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डोनाल्ड के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर जो सहायक संधि, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सहायक संधि है, तो ये जो सहायक संधि है ये लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य शुरू किया गया था। ठीक, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य शुरू किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 16 नंबर है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखों होती है। यहाँ पर किसकी यौगिक आँखों होती है, तो यहाँ पर जो आपका ड्रैगन मक्खी है इसका यौगिक आँखें होती है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि तो ये बर्फ़ पिघलने लगता है क्योंकि यहाँ पर है बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ़ की सतह पर जो हिमांक बिंदु है ये कम करता है, इसलिए वो बर्फ़ पिघलने लगती है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 18वें नंबर की कौन सा रासायनिक के आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के जिम्मेवार है। ये जो पटाखे में जो हरे रंग है ये आतिशबाजी में, तो ये किसके कारण होता है, तो ये आपको बेरियम क्लोराइड के कारण होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा, बेरियम क्लोराइड के कारण ये हरा रंग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर जो नियुक्ति करता है ये आपको भारत के राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम पर आधार पर यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 20 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं,
तो इसमें सदस्यों की संख्या 9 होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 9 होती है। एक जो होता है अध्यक्ष होता है, 4 होता है पूर्णकालिक सदस्य और जो 4 होते हैं मानद सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर टोटल 9 सदस्य होते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर अगला है कि भारत की संविधान सभा की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। तो यहाँ पर जी द ओरायन क्या यहाँ, हाँ ये जो द ओरायन है यही इनके द्वारा साहित्यिक कार्य है, जिसमें यहाँ पर इसके अंतर्गत द ओरायन के अंतर्गत यहाँ पर नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार वेदों के समय की गणना का प्रयास किया गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 23वें नंबर है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और ये जो पुस्तक है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अहमदाबाद कोर्ट में के बाद ये पुस्तक ये पुस्तक लिखी गई थी। ये दौरान अहमदाबाद कोर्ट में बंद थे। ये पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे अहमदाबाद कोर्ट में बंद थे तो उसी समय ये पुस्तक लिखे थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। ये ड्यूमा है, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है, तो इसमें जो आपका पुस्तक है द थ्री मार्केटियर्स, ये जो द थ्री मार्केटियर्स पुस्तक है ये अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखा गया है, जो कि ये आपका फ्रांसीसी लेखक है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। तो भारत की सबसे मीठे पानी का जो झील है वह झील है, यहाँ पर कौन सा झील हो जाएगा, वह झील है आपका बुल्लर झील। यहाँ पर सुलर लिखा गया है तो यहाँ पर क्या होगा, बुल्लर झील होगा, जो कि है जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर यहाँ पर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुलिट्जर पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, यह पुलिट्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। प्रत्येक साल यहाँ पर 21 श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, हर साल 21 श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है जो पुलिट्जर पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम लोग 27 नंबर है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहले कौन थे, तो 24 तीर्थकारों में से जो पहले तीर्थकार थे वह ऋषभनाथ थे। कौन थे, पहले जो थे ऋषभनाथ थे। और यहाँ पर जो 24वें तीर्थकार थे वह महावीर स्वामी थे। ये 24वें थे और ये जो ऋषभनाथ थे ये प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर है कि किसने बिल मिल्टन, यहाँ पर किसने बिल मिल्टन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। तो यह किया था डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर देखिए सूची 1 है और यहाँ पर सूची 2 है। ठीक, सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर जो देखिए लाल किला, ये दिल्ली का जो लाल किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर लिखा गया है कि राजा धीराज शाहजहाँ। ठीक, तो ये दिल्ली का लाल किला जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। दूसरा जो है आपका हैदराबाद का चार मीनार। ठीक, ये हैदराबाद का चार मीनार तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। हैदराबाद का चार मीनार ये हैदराबाद में है। और ये लाल बाग जो कि ये मैसूर में है, तो इसको सुल्तान हैदर अली ने बनाया था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट 30 नंबर है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन
कमीशन भेजा गया उसका उद्देश्य क्या था। ये साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव है, तो इसको भेजा गया था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव, तो इसीलिए एक साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसके कुल 7 सदस्य, यहाँ पर खास बात यह है कि जो इसके जो कुल सदस्य थे 7 सदस्य थे, और इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पॉइंट है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। यहाँ पर योग का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन है यह ऋग वेद में किया गया है। कुल 4 वेद होते हैं, तो कुल चारों वेद में यहाँ पर जो पहला होता है साम वेद, तो साम वेद में आपको संगीत का वर्णन मिलता है। दूसरा है अर्थवेद, तो अर्थवेद में आपका यहाँ पर आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। और जो ये तीसरा है ऋग वेद, तो ऋग वेद में देवी देवताओं का वर्णन, ईश्वर की स्तुति मिलता है। और ये चौथा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में आपको यज्ञ की विधि और यज्ञ के मंत्र मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। यहाँ पर 32 नंबर की इरीमीडियम परत की खोज किसने की, नोबेल पुरस्कार भी जीता। इरीमीडियम परत का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था लुइस अल्वारेज के द्वारा। यहाँ पर लुइस अल्वारेज के द्वारा किया गया था, जिनको ये नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो ये 1968 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण, यहाँ पर कच्छ है, धुंधला हो गया है, कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में अवस्थित है। तो ये जो कच्छ का रण है ये कहाँ पर, पंजाब में स्थित है। कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है, सॉरी ये पंजाब में नहीं, ये कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। ये कच्छ का रण क्या होता है, तो पाकिस्तान और कच्छ के बीच की जो दलदल भूमि है उसी को कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ पर जो इसकी लंबाई है यहाँ पर 96 किलोमीटर है। ठीक, ये दलदली भूमि है जो कच्छ का रण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। तो भारत और नेपाल का जो विवाद है किसके लिए है, ये काला पानी के लिए उसके बीच विवाद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह मात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है। किसके साथ है, तो वह PTA जो है वह आपका अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो B6 का जो दूसरा नाम है यहाँ पर पायरोडॉक्सिन है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए, विटामिन B6 का दूसरा नाम ये पायरोडॉक्सिन है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 37 नंबर की पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर की एसआई मात्रक। तो ये एम्पियर का जो एसआई मात्रक होता है ये विद्युत प्रवाह होता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाए। एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई है एम्पियर का विद्युत प्रवाह। अगला है, अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये जो अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 40 नंबर है कि GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। ठीक, यहाँ पर जो GST के लिए कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया, तो GST के लिए नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 246 के ए। ठीक, 246 के ए जोड़ा गया था। और यहाँ पर जो GST का फुल फॉर्म होता है तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये GST का फुल फॉर्म। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, 41 नंबर हम लोग का है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं, तो इसमें जो समितियों की संख्या है यहाँ पर 5 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं, इसमें समितियों की संख्या 5 प्रमुख 5 समितियां। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो अनुसूचियों की जो कुल संख्या वर्तमान में है वह 12 है, वर्तमान में 12 है। और ये जो 1949 में बना था तो उस समय कुल
8 अनुसूचियाँ थी और ये जो 4 अनुसूचियाँ हैं तो ये समय समय पर आपको बदलती गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया का नाम बदलकर डॉट 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 रखा गया। तो ढोला सदिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है, यहाँ पर भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। ठीक, यहाँ पर ये जो पुराना ये ढोला सदिया पुल है इसका जो नाम बदलकर भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। ठीक, इसकी जो लंबाई है आपका 9.5 ये 9.15 किलोमीटर है। और यह जो लोहित नदी, ये भूपेन हजारिका ब्रिज है, ये लोहित नदी जो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है उसी पर यह बनाया गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद किस राज्य में मौजूद है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद मौजूद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। कौन थे, ज्योति बसु, जो कि यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी है और 1977 से लेकर आपको 1977 से लेकर ये 2000 ईस्वी तक ये मुख्यमंत्री रह चुकी है। टोटल आपको ये 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनका जो जन्म हुआ था ज्योति बसु का, तो 8 जुलाई 1914 को कोलकाता में हुआ था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव किसका होता है, तो वृक्क रोग का। यहाँ पर राइट आंसर वृक्क रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा इसमें से कौन सा है जो नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका हैंड लेंस देख रहे हैं ये सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं। यहाँ पर नवीनीकृत हो जाती हैं 120 दिनों में। तो यहाँ पर जो लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पर जो RBC रेड ब्लड सेल है, ये 120 दिनों में नहीं हो जाती है क्योंकि इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन ही होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है कि अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। किसे सम्मिलित करना चाहिए, तो इसमें विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुएं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें से होता है, तो यह इसमें से होता है सौर भट्टी होता है। यहाँ पर क्या होता है, सौर भट्टी। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 52 नंबर है कि जड़ और प्रवाह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो वह कौन सा ऊतक है, वह ऊतक है आपका विभाज्योतक। यहाँ पर विभाज्य ऊतक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का 53 नंबर है कि परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उस यंत्रों को एमीटर कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, उस यंत्रों को एमीटर कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 54 नंबर है, नीचे उल्लिखित पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक अजीवीय हैं, उन्हें पहचानिए। यहाँ पर है अजैव पोषक तत्व, शाकाहारी, अपघटकारी और जलवायु कारक और वन। तो इसी में से यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटकों को पहचानना है। तो यहाँ पर जो हो जाएंगे जलवायु कारक और अजैव पोषक। यहाँ पर जो अजैव पोषक और ये जलवायु कारक है, ये दोनों है। ठीक, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रक्रिया कर यह बनाता है। लौह ये क्या बनाता है, तो यह बनाता है आपका लोहा, वो 2 और 3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग को 56 नंबर है, धातु यौगिक ए
यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ ये रहा। धातु यौगिक ए बुदबुदन उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देता है। वह गैस कौन सा है? तो यहाँ पर प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देता है, अन्यथा वह अर्थात वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 57 नंबर की सोने तथा चांदी को पिघलाने के लिए सुनार एक धात्विक नली से एक ज्वाला के बाह्यतम क्षेत्र तक धमन करते हैं, क्योंकि यह यह अत्यधिक गर्म होता है। यहाँ पर राइट आंसर अत्यधिक गर्म होता है। अगला 58 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयले को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण होता है। तो कोयले को जलाने पर जो मुख्य उत्पादित वायु प्रदूषक होता है वह जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पर राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। यहाँ पर एक स्थान है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे गुजरात। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात। सॉरी, गुजरात नहीं है, ये उड़ीसा है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य तो ये उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि कोणार्क मंदिर निम्न राज्यों में से स्थित है। तो कोणार्क मंदिर जो निम्न राज्यों में से स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा मंदिरों में से एक है। यह चुनिंदा मंदिरों में से एक है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दिया था। यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर 1984 में यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, विश्व धरोहर स्थल को मान्यता दिया गया था उस सूर्य मंदिर को। चलिए कोणार्क मंदिर, यहाँ पर कोणार्क में सूर्य मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को के अनुसार विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो ये जो मैसूर महल है ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 62 वो 61 था ना, हाँ 61, ये 62 नंबर हम लोग का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? तो बिल्कुल वह जो हवाई अड्डा है वह कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक, यह केरल का सबसे बड़ा और व्यस्तम हवाई अड्डा है। इसका जो निर्माण हुआ था 1999 में हुआ था। इसका कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण 1919 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष में शुरू किया था। कब किया गया था? तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में शुरू किया गया था। 7 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। इसमें आपको बाघों के बचाव के लिए क्या आता है? यह क्या बोलते हैं, ये बाघों के बचाव के लिए किया गया था। चलिए, और ये जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक मतलब आज के डेट में यहाँ पर 1411 बाघों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, कौन सा बांध है? तो वह बांध है आपको गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? वह गांधी सागर बांध है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस बांध का जो नींव है 7 मार्च 1954 को क्या बोलते हैं ये गांधी सागर जो बांध है इसका जो नींव है 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। और इसका जो आपको इस बांध की जो ऊंचाई है वह 204 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 204 फीट। और इसकी जो लंबाई है 514 फीट है। ठीक, 514 फीट लंबाई और ये जो ऊंचाई है ये 204 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला एक डिवाइस निम्न है। कौन सा डिवाइस है? तो यहाँ पर आपका जो विद्युत जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट हम लोग का ये 66 नंबर है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है कि पशु ऊतक जो स्राव और अवशोषण में सहायक करता है, कौन सा है? तो उपकला ऊतक है। ये जो आपका पशु और स्राव अवशोषण में सहायता करता है।
अगला पॉइंट हम लोग का 68 नंबर है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर खाद उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का 69 नंबर है कि पेनिसिलियम यहाँ पर पेनिसिलियम ... का सदस्य है। तो ये जो पेनिसिलियम है ये कवक का सदस्य है। ठीक, ये जो पेनिसिलियम है जो एक साधारण सा फफूंद होता है। ठीक, ये जो कि ये कवक का सदस्य है। अगला हम लोग का है 70 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवीय और अजीवीय नहीं है? जीवीय और अजीवीय नहीं है, कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका वृक्ष हो जाएगा ये जीवीय और अजीवीय नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 71 है, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय या फिर शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर जो आपका शुक्रवाहिनी हो जाएगा यह महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की? तो संविधान सभा का जो पहली बैठक है यह आयोजित कब किया था? 1946 में किया गया था। अब 1946 में नहीं किया गया था, यह पहली जो बैठक है यह 1946 में ही किया गया था। 9 दिसंबर 1946 में ही किया गया था, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में किया गया था, जिसका अब नाम बदलकर संसद भवन कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रदाय की परिकल्पना करता है? धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय की परिकल्पना करता है, कौन करता है? तो यह करता है सभी धर्मों की समान हैसियत। सभी धर्मों की समान हैसियत, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान है, मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान या मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर जो दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। बात करते हैं इसका जन्म, तो इसका जन्म कब होता है? 20 मार्च 1615 में इसका जन्म हुआ था। 20 मार्च 1615 में जन्म हुआ था और 30 अगस्त 1959 में इसका मृत्यु हुआ था। किसका? दारा शिकोह का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। डेविस कप से किन्हें सम्मानित किया जाता है? तो डेविस कप से व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो कि यह टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप जो है टेनिस कप से संबंधित है। अगला हम लोग का यहाँ पर है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक, यह निम्नलिखित रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह आश्रम बराहावर्ती में अवस्थित है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, बराहावर्ती में। ये बिट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक, 77 नंबर प्रश्न ये हिंदी से है। पर करें कि उसमें व्यंजन कौन सा है? उसमें व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर जो ह है यह उसमें व्यंजन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जगत प्लस नाथ जगन्नाथ कौन सी संधि है? तो जगत प्लस नाथ का जो संधि प्लस होगा ये जगन्नाथ हुआ, ये कौन सा संधि है? तो इसमें संधि आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का 79 नंबर है कि अजया बाघर है, ये क्या है? तो ये जो शब्द अजया बाघर है यह संस्कार शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर ये संस्कार शब्द है। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है यह क्या है? तो यह प्रेम शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला पॉइंट देखिए, पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होगा। यहाँ पर पति शब्द का अभिव्यक्तिक बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन पति ही होगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द तो कमल होता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 83 है कि हम हमारा काम कर रहे हैं। ये जो हम हमारा काम कर रहे हैं इसमें सही कौन सा है? ये जो गलत कथन दिया गया। ठीक, लेकिन आपको सही कथन को ढूंढना है कि सही वाक्य कौन सा है।
तो हम अपना काम कर रहे हैं। जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं यह सही है। ठीक, हम अपना काम कर रहे हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 10 प्रश्न अंग्रेजी से, इसका भी हम लोग टिक लगा लेते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पर चिल्ड का प्लूरल की बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट कोरोडेटिंग कंजक्शन। कौन सा इसमें कोरोडेटिंग कंजक्शन नहीं है? तो ये जो इफ है इसमें आपका नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर एंड select the operative option. if a sentence is free from error, select no error. तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसी में से आपको कहीं एरर खोजना है। तो यहाँ पर जो हूँ, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हूँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हूँ के जगह पर क्या होगा? हूँ के जगह पर विच होगा। ठीक, यही एरर था कि हूँ के जगह पर क्या होगा? विच होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें एरर कौन सा था? तो एरर ऑप्शन यहाँ पर बी का था। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ और ये यहाँ, ये ऑप्शन बी में आ गया है। तो ये बी में गलत था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 87 नंबर है कि एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फाइल्ड in with an operative word. Select the correct alternative out of the four indicate if by selecting the operative option. यहाँ पर that idea given by, तो यह that idea given by you is excellent, आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है। तो ये आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the given four alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word. टायरसम का ये अच्छा मीनिंग कौन सा होगा? तो इसका मीनिंग होगा टायरसम। यहाँ पर राइट आंसर आपका इसी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 89 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द ठीक, द given for alternative select the one which option in meaning of the given word. recalls का ये मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक्सट्रोवेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग के यहाँ पर है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड है जे बीन रिटन इन फॉर डिफरेंट वे आउट ऑफ द विच ओनली वन इनकरेक्टली स्पेल्ड। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही ऑप्शन खोजना है, सही कौन सा है? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन बी का अम्ब्रेस्टेड देख रहे हैं ये सही ऑप्शन है। इसका जो अर्थ होता है यह शर्मिंदा या मोहित होता है। यह स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर बी कर लीजिए। और ये हम लोग का बच्चा 10 प्रश्न ये गणित से है, तो इसका आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको फंसेगा तो मैं आपका जो इसका सॉल्यूशन है मैं पीडीएफ के अनुसार टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप उससे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नीचे दिया गया है ये पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट था यह सेट 1 था और जो सेट आपका 2 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।